नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेतन्याहू के बयान से भारत में हलचल, हेक्सागन अलायंस पर उठे सवाल। क्या भारत किसी नए रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनेगा? क्या ईरान और मुस्लिम जगत से नाराजगी मोल लेगा भारत? पीएम मोदी के प्रस्तावित इजरायल दौरे से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि भारत अब एक वैश्विक ताकत बन चुका है और वो मिडिल ईस्ट में बन रहे नए रणनीतिक गठबंधनों का अहम हिस्सा होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल भारत के साथ मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाना चाहता है जिसे उन्होंने हेक्सागन अलायंस कहा। इसका मतलब है कई देशों का ऐसा समूह जो आर्थिक सहयोग, कूटनीति, सुरक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। नेतन्याहू के बयान से भारत में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का बयान भारत के लिए सही नहीं है। भारत को सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर भारत इस गठबंधन का हिस्सा बनता है तो उसे कई मोर्चों पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान के साथ रिश्तों में दरार और आ सकती है। भारत हमेशा से किसी भी सैन्य कड़े राजनीतिक ब्लॉक में शामिल होने से बचता रहा है। इस अलायंस का हिस्सा बनने से दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत अब पूरी तरह से अमेरिका और इजरायली खेमे का हिस्सा है। इससे रूस और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। मुस्लिम जगत की नाराजगी भी सामने आ सकती है। इजरायल की राजनीति में उलझी पीएम मोदी की यात्रा, संसद संबोधन में सुप्रीम कोर्ट प्रमुख को बुलाने की मांग। विपक्ष ने कहा नहीं तो संसद सत्र का बहिष्कार होगा। कहा हम नहीं चाहते कि भारत को अपमानित होना पड़े। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा अब वहां की घरेलू राजनीति में उलझती दिखाई दे रही है। इजरायल में विपक्ष के नेता यायर लापिड ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख को संसद सत्र में नहीं बुलाया गया तो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार कर सकता है। बता दें पीएम मोदी के 25 फरवरी 2026 को इजरायल पहुंचने की उम्मीद है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान वो इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू तथा राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले इजरायल की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष चाहता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद को संबोधित करें तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष इत्साक अमित को भी आमंत्रित किया जाए। विपक्ष का कहना है ये परंपरा रही है। यायर लापिड ने साफ कहा ये मोदी का बहिष्कार नहीं है, बल्कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को असहज स्थिति में डाल रही है। उन्होंने कहा भारत जैसे 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री अगर आधी खाली संसद को संबोधित करें तो इजरायल के लिए शर्मनाक होगा। हम नहीं चाहते कि भारत को अपमानित होना पड़े। बता दें इजरायल में पिछले 2 साल से न्यायपालिका में सुधार को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद चल रहा है। इस मुद्दे पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। अक्टूबर 2023 में हमास हमले से पहले इसी मुद्दे पर देश में महीनों तक बड़े प्रदर्शन हुए थे। जनवरी 2025 में इत्साक अमित के सुप्रीम कोर्ट प्रमुख बनने के बाद से इजरायल के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने उन्हें अदालत का प्रमुख मानने से इनकार कर दिया और उनसे मिलने तक से बचते रहे। अब यही आंतरिक विवाद पीएम मोदी की यात्रा और संसद संबोधन पर असर डालता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के फैसले पर न्यूज शो में कॉल कर भड़का दर्शक। जॉन बैरन नाम से था कॉल। ट्रंप पर क्यों हो रहा है शक? अमेरिका में एक वायरल ऑडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। दरअसल अमेरिका के एक न्यूज शो में टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दर्शकों से बात हो रही थी। एक दर्शक ने बीच में फोन कर ट्रंप के सपोर्ट में बात की, कोर्ट आदेश की आलोचना की। शख्स खुद को जॉन बैरन बताकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर गुस्सा कर रहा था। ये कॉल सिर्फ 32 सेकंड की है, लेकिन इसकी आवाज और भाषा सुनकर कई लोगों को शक हुआ कि कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रंप हो सकते हैं। कॉलर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिंदगी का सबसे खराब फैसला बताया और डेमोक्रेट नेताओं हकीम जेफरीज और चक शूमर पर तीखे और अपमानजनक तंज कसे। उसने कहा कि डेमोक्रेट नेता इस फैसले से खुश हैं, लेकिन असल अमेरिकी इससे खुश नहीं होंगे। शक इसलिए और गहरा हो गया क्योंकि जॉन बैरन वही नाम है जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप 1980 और 1990 के दशक में पत्रकारों से बात करने के लिए फर्जी नाम के तौर पर करते थे। साथ ही कॉल करने वाले की आवाज भी ट्रंप से काफी मिलती जुलती लग रही है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि कॉल वास्तव में ट्रंप ने ही किया था, लेकिन इस क्लिप ने अमेरिका की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील की बैठक टली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर देखेगा भारत।
भारत और अमेरिका ने अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होने वाली आधिकारिक बैठक को फिलहाल टाल दिया है। वजह यह है कि दोनों देश पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के असर को ठीक से समझना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के मुख्य व्यापार वार्ताकारों की अगुवाई में एक 3 दिन की बैठक 23 फरवरी से वॉशिंगटन में होनी थी। इस बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया जाना था, लेकिन अब एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारतीय टीम की अमेरिका यात्रा बाद में होगी ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले हालात को ध्यान में रखा जा सके। दोनों देश मिलकर नई तारीख तय करेंगे जो दोनों के लिए सुविधाजनक होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ बढ़ोतरी को रद्द कर दिया था। इस फैसले को राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना गया। भारत को अब चाहिए रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 पर भरोसा। रूस बना भरोसेमंद विकल्प। 2007 का रूसी प्रोजेक्ट छोड़ा, अब उसी राह पर सरकार। राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बाद अब भारत 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट की ओर बढ़ रहा है। रूस का सुखोई 57 फिलहाल भारत की पहली पसंद बनकर उभरा है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना का मानना है कि चीन के बढ़ते सैन्य खतरे को देखते हुए भारत को जल्द एक आधुनिक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की जरूरत है। चीन के पास पहले से ही ऐसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं और उसने इन्हें पाकिस्तान को देने का भी संकेत दिया है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भारत की प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि आशंका है कि अमेरिका ऑपरेशन और हथियारों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगा सकता है। भारत पहले ही देख चुका है कि पाकिस्तान के F-16 विमानों पर अमेरिका ने कैसी सीमाएं लगाई। वहीं इस खबर पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2007 में भारत और रूस के बीच मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का समझौता हुआ था। इस पर काम शुरू भी हो गया था, लेकिन पहले मोदी सरकार ने इसकी रफ्तार धीमी की और फिर आखिरकार 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह बाहर हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि सरकार फिर उसी विमान की ओर रुख कर रही है, जिसे अगर भारत ने नहीं छोड़ा होता तो अब तक उसका निर्माण और तैनाती भी हो चुकी होती। टोंक में पूर्व भाजपा सांसद ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिए। बोले, मोदी को गाली देने वाले को ये लेने का हक नहीं। राजस्थान के टोंक में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कंबल बांटते समय एक मुस्लिम महिला से कंबल वापस ले लिया। वापस लेते हुए बोले, मोदी को गाली देने वाले को ये लेने का हक नहीं। दरअसल टोंक जिले के निवाई इलाके में एक कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया गरीबों को कंबल बांट रहे थे। एक गरीब मुस्लिम महिला को कंबल दिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो मुस्लिम है, उन्होंने कंबल वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि जो मोदी को गाली देते हैं उन्हें ये लेने का हक नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे शेयर कर भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाया और कहा कि नेताओं के दिल में कितना जहर भरा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की क्या शानदार ट्रेनिंग दी है आपने अपने नेताओं को। युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस की नई पहल, लीगल टीम और फेलोशिप शुरू। आरटीआई को बचाने की लड़ाई तेज करेगी कांग्रेस। कहा, न्याय नेता और नागरिक पॉडकास्ट से कानूनी मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई नई पहल शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया, इन पहलों के तहत राज्य और जिला स्तर पर रैपिड लीगल रिस्पांस टीम बनाई जाएगी और सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई के मूल स्वरूप को वापस लाने के लिए आवाज तेज की जाएगी। अभिषेक सिंघवी ने कहा, कांग्रेस का कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग युवाओं और खासकर युवा वकीलों को आगे लाने पर काम करेगा ताकि जमीनी स्तर पर जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद तुरंत दी जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। ये कांग्रेस की पहली बड़ी पहल है, लीगल फेलोशिप प्रोग्राम। इसके तहत 3 महीने की फेलोशिप दी जाएगी। 10 युवा वकीलों का चयन किया जाएगा। यह वकील सांसदों के रोजमर्रा के काम में मदद करेंगे। इसका मकसद है युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वकील ये समझ सकें कि संसद में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। इसके अलावा कांग्रेस एक नया पॉडकास्ट भी शुरू करेगी, न्याय नेता और नागरिक। इस पॉडकास्ट में वरिष्ठ वकील, कानूनी विशेषज्ञ और युवा वकील देश से जुड़े सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है, इन पहलों से युवा पीढ़ी की भागीदारी बढ़ेगी, कानूनी लड़ाई जमीन तक पहुंचेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा मजबूत होगी। तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके ने शुरू की सीट बंटवारे की बातचीत। केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से की मुलाकात।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ डीएमके ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। यह मुलाकात चेन्नई के अलवरपेट स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक करीब 45 मिनट चली इस बैठक में केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की सीटों को लेकर उम्मीदें और जिन विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब कुछ दिन पहले डीएमके सांसद कनिमोझी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की थी। ममता बनर्जी के करीबी रहे मुकुल रॉय का कोलकाता में निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का सोमवार तड़के निधन हो गया। उनकी उम्र 71 साल थी। मुकुल रॉय को कोलकाता में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात करीब 1:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने बताया कि मुकुल रॉय काफी समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दिल्ली में अरुणाचल की महिलाओं से नस्लवादी गाली गलौज, एफआईआर दर्ज, नस्ल भेदी और अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप। कहा गया, क्या यहाँ मसाज पार्लर चला रही हो? ये व्यक्तिगत नहीं, पूरे समुदाय का अपमान है, बोली पीड़ित महिलाएं। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ नस्लभेदी गाली गलौज, अपमान और डराने धमकाने का मामला सामने आया। ये विवाद उनके किराए के फ्लैट में एसी लगाने के काम के दौरान शुरू हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी महिला ये कहते हुए सुनी जा रही है, क्या यहाँ मसाज पार्लर चला रही हो और तेरी औकात नहीं है? ये कस्टम ऑफिसर और नेता का बेटा है। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी को महिलाएं अपने 4थी मंजिल के फ्लैट में एसी लगवा रही थी। ड्रिलिंग के दौरान नीचे वाली फ्लोर में धूल और मलबा गिरा, जिस पर पड़ोसी दंपति ने आपत्ति जताई। इसी बात पर बहस शुरू हुई तो जल्द ही गाली गलौज और नस्लभेदी टिप्पणियों में बदल गई। महिलाओं का आरोप है कि पड़ोसियों हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन ने न सिर्फ अपमानजनक बातें कही, बल्कि पूर्वोत्तर समुदाय को नीचा दिखाने वाली भाषा भी इस्तेमाल की। वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है जो बीच बचाव कर रहा, हालात शांत करने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित महिलाओं ने वीडियो में साफ कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनकी छवि खराब की गई और उन्हें शराब पीने जैसी बातें कहकर बदनाम किया गया। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें गटर छाप जैसे नस्लभेदी शब्द कहे गए। उनका कहना है ये सिर्फ व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के लोगों की गरिमा पर हमला है। पुलिस ने इस हमले में बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिनमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी और नस्ल व जन्मस्थान के आधार पर नफरत फैलाना शामिल है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्ध आतंकी लिंक वाले लोगों को पकड़ा। लाल किला अलर्ट के बाद गिरफ्तारी, आतंकी साजिश का शक, मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर लगाने से शुरू हुई जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में एक पश्चिम बंगाल का है, जबकि बाकी सभी बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किला के आसपास संभावित धमाके का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद दिल्ली के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने बताया कि 7 फरवरी को दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। मेट्रो पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर उनके शहर छोड़ने के रास्तों का पता लगाया। बाद में ये मामला 13 फरवरी को स्पेशल सेल को सौंपा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की गारमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। मामले की आगे की जांच जारी है। ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसा हथियारबंद युवक, सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। युवक नॉर्थ कैरोलिना का पहले से लापता बताया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के निजी रिसोर्ट मार-ए-लागो के बाहर एक हथियारबंद युवक को सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। यह घटना फ्लोरिडा के पास बीच में हुई। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक युवक मार-ए-लागो के नॉर्थ गेट के पास देखा गया था। उसके हाथ में शॉटगन जैसी बंदूक और एक ईंधन का कैन था। जब वो सुरक्षा घेरे में घुसा तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और काउंटी शेरिफ ने उसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय ट्रंप और उनकी पत्नी मिलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, इसलिए वो सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुलएल्मी के अनुसार मृतक युवक की उम्र करीब 20 से 22 साल थी और वो नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला था। कुछ दिन पहले उसके परिवार ने उसे लापता बताया था। जांच एजेंसियों को शक है कि वो नॉर्थ कैरोलिना से फ्लोरिडा तक गाड़ी से आया और रास्ते में उसने शॉटगन खरीदी। उसकी कार से बंदूक का डिब्बा भी मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं कि युवक क्यों आया था, उसका मकसद क्या था और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी।
ईरान अब तक झुका क्यों नहीं, ट्रंप ने उठाया सवाल। स्टीव विटकॉफ बोले, ट्रंप ईरान के रुख को लेकर हैरान है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस सवाल उठा रहे हैं कि इतने सैन्य दबाव के बावजूद ईरान अब तक झुका क्यों नहीं। ये बात अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कही है। विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भारी नौसेना और सैन्य तैनात कर रखी है, फिर भी ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा। स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में बताया कि ट्रंप ईरान के रुख को लेकर हैरान है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता तो अमेरिका सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं इसी बीच ईरान के अंदर भी हालात तनावपूर्ण है। बीते सप्ताहांत देश के कई विश्वविद्यालयों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन जनवरी में हुई कड़ी कार्रवाई के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर देखे गए, जिसमें हजारों लोगों की मौत होने की खबरें आई थी। कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका सैन्य दबाव और चेतावनी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ना तो झुक रहा है और ना ही खुलकर समझौते की ओर बढ़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.